गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक का नाम है जनसंख्या संसाधन संबंध। सेकेंड ईयर टॉपिक है अपना आज का जनसंख्या संसाधन संबंध। देखिए क्या होता है कि जनसंख्या संसाधन संबंध, पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम्स, और समस्याएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है जनसंख्या संसाधन संबंध, जैसे इसके नाम से ज्ञात होता है कि जनसंख्या और संसाधन उन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। देखिए क्या होती है, अगर हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं, उसी के अनुपात में हमारे पास जनसंख्या है, तो उसको अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। कि हमारे पास जनसंख्या और संसाधन दोनों का एक निश्चित अनुपात है कि जितने हमारे पास संसाधन होने चाहिए या जितनी हमारी जनसंख्या है उस अनुपात में हमारे पास क्या है, संसाधन है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, संसाधन हमारे पास होते हैं लेकिन उन संसाधनों पर निर्भरता अधिक जनसंख्या की पाई जाती है। कह सकते हैं कि संसाधन और जो जनसंख्या है दोनों के मध्य संतुलन नहीं पाया जाता है। जनसंख्या संसाधन की तुलना में अधिक पाई जाती है, तो जनाधिक्य की जो समस्या होती है उसमें जो जनसंख्या संसाधन संबंध है वह अनुकूल नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनका विकास नहीं होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि संसाधनों की अपेक्षा जब जनसंख्या अधिक होगी तो बेरोजगारी, निर्धनता, इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जनसंख्या और जो संसाधन है उनके मध्य अनुकूल स्थिति नहीं पाई जाती है। बात करते हैं कि जनसंख्या संसाधन की अगर हम बात करें, पीटर हैगेट महोदय थे, उनका ऐसा मानना था कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति जब तक संसाधन नहीं है, जब तक कि उसका प्रयोग न किया जाए या वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। हम संसाधन किसी वस्तु को तब मानते हैं जब क्या करें, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करेगा, उस वस्तु का उपयोग करेगा, तभी वह संसाधन कहलाएगा। जब तक कोई वस्तु संसाधन नहीं है, जब तक कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा। कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोई भी धातु है, अगर जब तक हम अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करने के लिए उस धातु या कोयला, पेट्रोलियम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक वह संसाधन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आई तब से कोयले का अधिक प्रयोग बढ़ने लगा। उससे पहले इतना अधिक प्रयोग नहीं होता था और कह सकते हैं कि जो कोयला है उद्योगों के लिए आधारभूत का कार्य करता है, आधारभूत पूंजी है। कारण यही था कि उससे पहले हमारे पास कोयला था लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते थे। अकबर बाबर के समय की अगर हम बात करें, उस समय उद्योगों का भी इतना अधिक विकास नहीं था और न ही इन खनिज संसाधनों के बारे में हम जानते थे। तो उस समय क्या थे, ये हमारे लिए संसाधन नहीं थे। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर दबे हुए थे। ठीक है, कोयला क्या था, ज़मीन के अंदर दबाव था। हम ऊपर क्या कर रहे थे, मुगल अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए तलवारों से युद्ध कर रहे थे, लेकिन वो उनके लिए संसाधन नहीं था क्योंकि न तो उन्होंने उस कोयले को निकाला और न ही उसका उपयोग किया। वो संसाधन कब बना, जब मानव ने उसको निकालना और उसका उपयोग करना प्रारंभ किया, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो जो पीटर हैगेट महोदय थे, पीटर हैगेट महोदय थे, उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन या शक्ति जब तक संसाधन नहीं माना जाता जब तक कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। ये किसका मानना था? पीटर हैगेट महोदय का। इसी प्रकार एक जेलेंस्की महोदय थे। कौन थे? जेलेंस्की। जेलेंस्की महोदय का मानना था, जेलिंस्की है, जेलिंस्की। देखिए इन्होंने क्या कहा, जो जेलिंस्की महोदय थे इनका मानना था कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। जेलिंस्की महोदय ने कहा, क्या कहा, कि मनुष्य का ज्ञान ही
सबसे बड़ा संसाधन है। देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा में कोई भी डेफिनेशन कहीं भी किसी भी विद्वान के द्वारा कही जाती है, हम उसको कोमा इन्वर्टेड कोमा में कि ये जो डेफिनेशन होती है उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो जो जेलेंस्की महोदय थे उनका मानना था कि मनुष्य का ज्ञान ही क्या है, सबसे बड़ा संसाधन है। देखिए क्या है, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा मनुष्य उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। तो जेलेंस्की ने क्या कहा कि मनुष्य का जो ज्ञान है वह है क्या है, सबसे बड़ा संसाधन है। तो बिल्कुल सही बात है कि संसाधनों का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। कि कोई भी वस्तु है जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे हम उसको संसाधन नहीं कह सकते हैं। तो जेलेंस्की ने कहा कि मनुष्य का जो ज्ञान है वह क्या है, सबसे बड़ा संसाधन है। कारण क्या है कि उस ज्ञान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उन खनिज संसाधनों को बाहर निकाल सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए जब मनुष्य में बौद्धिक विकास हुआ, तकनीकी ज्ञान हुआ, तब उससे पहले क्या करता था, तलवार के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। लेकिन जैसे ही उसको तकनीकी ज्ञान हुआ उसने क्या किया, इन खनिज संसाधनों का दोहन करना, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और उद्योगों की स्थापना की। सही है, कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट किया और जो कम दाम में खरीद कर उसको ऊंचे दामों में बेचना। कह सकते हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया। तो जो इसमें मुख्य क्या है कि मनुष्य का ज्ञान, उस ज्ञान की बदौलत ही क्या हुआ कि मनुष्य ने अपने उस ज्ञान का उपयोग किया। जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों का दोहन करना और उनका उपयोग करना मानव ने सीख लिया। और इसका प्रयोग करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि जो मानव है उसके जीवन स्तर में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। कि मनुष्य का जो जीवन है उस जो जीवन स्तर है उसमें उच्चता आई। जनसंख्या तथा संसाधन के मध्य की अगर हम स्थिति की बात करें उस समय उद्भूत होती है जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अनुकूलतम हो। बिल्कुल सही बात है, उस समय यह स्थिति बिल्कुल अनुकूल पाई जाती है। जिस अनुपात में संसाधन है उसी अनुपात में हमारे यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होगी तो जनाधिक्य की समस्या होगी। जनाधिक्य क्या होता है, जनाधिक्य, देखिए इसमें दो शब्द होते हैं, एक होते हैं जनाभाव। ये जो दो स्थितियां होती हैं ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये जिस भी देश में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है उस देश का पूर्ण रूप से विकास संभव नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे फर्स्ट की हमने बात करी, जनाधिक्य की हमने बात करी। संसाधन है हमारे पास है लेकिन उन संसाधनों की तुलना में जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनाधिक्य की। तो जो मानव और जो संसाधन है उनके मध्य संतुलन की स्थिति नहीं पाई जाती है। जब संसाधन कम होंगे, कह सकते हैं कि हम भूमि पर जो जनसंख्या है उसका भार बढ़ेगा, तो जनसंख्या में तो गुणोत्तर रूप में वृद्धि होगी लेकिन उस अनुपात में हम अपने जो खाद्यान्न है उनमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। तो स्थितियां कैसी होंगी, प्रतिकूल स्थितियां पाई जाएंगी। निर्धनता है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, कुपोषण, ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं ये हम जिनका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। क्योंकि जनाधिक्य की जो समस्या होती है उसमें जो संसाधन होते हैं उसके अनुपात में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इन्होंने यही बात कही है कि जो मध्य संतुलन की दिशा है वह बहुत कम दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं उसकी तुलना में हमारे पास जो जनसंख्या होती है वह अधिक पाई जाती है। अगर दोनों में संतुलन नहीं होगा तो कोई किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। दूसरी स्थिति बताइए, कौन सी, जनाभाव। हमारे पास संसाधन अधिक है लेकिन जनसंख्या उस अनुपात में क्या है, कम है, तो भी उस क्षेत्र का या उस देश का विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको जनाभाव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास संसाधन अधिक है लेकिन जनसंख्या नहीं है। अब किसी भी देश का विकास करने के लिए क्या होगा, कोई भी देश आर्थिक विकास तब करता है जब उसके पास कार्य करने के लिए युवा हों। अब आपके पास युवा नहीं है, आपके पास संसाधन है, जब तक आप उनका उपयोग नहीं करेंगे क्या कोई भी देश विकास कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यही स्थिति कौन सी उसमें आती है, जनाभाव में आती है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही स्थितियां किसी देश के विकास में सहायक नहीं होती हैं। दोनों ही स्थितियां क्या है, प्रतिकूल हैं। दोनों ही स्थितियां सही नहीं मानी जाती हैं, चाहे जनाधिक्य वाली स्थिति हो चाहे जनाभाव वाली स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों को अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि कोई भी देश अगर विकास करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर ये दोनों स्थितियां हैं तो वह देश विकास नहीं कर सकता है।
पहले में क्या रहता है कि उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, निर्धनता है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों से वह बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या देश के विकास के बारे में सोच पाएगा? बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। दूसरी जो स्थिति है, हमारे पास संसाधन है लेकिन जब तक हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, क्या कोई भी क्षेत्र विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। बाहर से आप श्रमिक मंगाएंगे, वो कार्य करेंगे, उनको आप सैलरी देंगे, तो आपका जितना भी पैसा है वो किस में लग जाएगा? उनको लाने में, ले जाने में, पूरा इसी पे फोकस रहेगा। तो ये चीज़ कही गई है कि जो न तो जनाधिक्य वाली स्थिति उत्तम मानी जाती है और न ही जनाभाव वाली स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। पहले वाली में तो अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये वाली ही जनाभाव वाली जो स्थिति होती है यह भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जनाभाव वाली स्थिति में भी कोई देश विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा इन्होंने एक चीज़ और कही गई कि टायूबर एक महोदय थे, उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या तथा संसाधनों के मध्य जो संतुलन बिगड़ता है उसको जनसंख्या दबाव कहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जनसंख्या अधिक होगी तो भूमि पर दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या दबाव हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमि पर उस जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें कि कोई भी क्षेत्र है, यह 10 लोगों का भरण पोषण कर सकता है, अगर इसकी जगह 20 लोगों का भरण पोषण करना पड़ेगा इस भूमि को, तो क्या यह जो अनुपात है वह संतुलित पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो यही बात है कि जनसंख्या दबाव वाली स्थिति जो होती है उसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि जो संसाधन है और जो जनसंख्या है उनके मध्य प्रतिकूल स्थिति पाई जाती है। क्लार्क महोदय थे, उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या दबाव है उस समय उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या तथा उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के का जो मध्य का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि मानव है और संसाधन है, एक है मानव दूसरा है संसाधन। संतुलन कब बिगड़ेगा? जब इनका अनुपात सही नहीं होगा, या तो ये अधिक हो ये कम हो, ये अधिक हो ये कम हो, दोनों ही स्थितियों में क्या है, जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। मानव अधिक है संसाधन कम है तो भी हमारा जो संतुलन है बिगड़ जाता है, संसाधन अधिक है मानव कम है तो भी क्या है, हमारा जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। तो क्लार्क महोदय का ऐसा मानना था कि जो मानव और जो संसाधन है, जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होगा जब मानव की संख्या तथा उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के मध्य का जो संतुलन बिगड़ जाता है उसको जनसंख्या दबाव कहते हैं। क्योंकि ऐसे जो मानवीय तथा कहते हैं हम भौतिक जो संसाधन होते हैं उनके मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है, उस समय जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या देखिए क्या होती है। अनुकूलतम जनसंख्या आप सभी जानते हो, जनसंख्या और मानव के बीच जो संबंध पाया जाता है अनुकूल पाया जाता है। कारण क्या है, जिस अनुपात में हमारे पास संसाधन है और जितने हमारे पास संसाधन है या जितनी जनसंख्या का वो भरण पोषण करते हैं उसी के अनुपात में वहाँ जनसंख्या पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैंटिलोन में। अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किसने किया था, कैंटिलोन ने। हंसा यादव वेरी गुड, आपने मुझे इसका रिप्लाई किया था। एक रविंद्र पाल ने भी किया था, दोनों को वेरी गुड। तो जो अनुकूलतम जनसंख्या शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, कैंटिलोन ने किया था। कई बार छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि अनुकूलतम जनसंख्या शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे, कैंटिलोन ने किया था। दूसरा इन्होंने बताया कि कैंटिलोन ने इसकी डेफिनेशन दी थी, वो क्या दी थी वो सुनिए। कैंटिलोन ने कहा कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं जो उच्चतम जीवन स्तर बनाए रखने में या कायम रखने में समर्थ हो। सही है, कैंटिलोन ने इस पर एक डेफिनेशन दी थी। उस डेफिनेशन में यह बात कही गई थी कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के
अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं जो उच्चतम जीवन स्तर बनाए रखने में समर्थ हो। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन थी वो किन्होंने दी थी, कैंटिलोन ने दी थी कि मनुष्य और जनसंख्या के मध्य इस प्रकार का संतुलन पाया जाता है कि जो मनुष्य की कह सकते हैं कि जो उच्चतम जीवन स्तर को बनाए रखने में क्या रहती है, समर्थ रहती है। देखिए क्या होते हैं, जब अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है तो उच्चतम जीवन स्तर पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी जो उच्चतम जीवन स्तर है उसमें गिरावट आनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो अनुकूलतम जो जनसंख्या है उसमें उच्चतम जीवन स्तर पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसी अनुपात में जो उच्चतम जीवन स्तर है उसमें गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोप के जो देश हैं वो उच्चतम जीवन स्तर था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ा, जीवन स्तर गिरने लगा, नए क्षेत्रों की खोज की उन्होंने, अटलांटिक महासागर को पार किया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पहुंच गए यूरोपवासी। और कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की 80 से 90% जो जनसंख्या है वो कहाँ से पहुंची है, कहाँ से प्रवास करके गई है, यूरोप से प्रवास करके गई है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उच्चतम जीवन स्तर पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है वहाँ पर जीवन स्तर में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। तो अनुकूलतम जो जनसंख्या है उसको भी जो कैंटिलियन महोदय थे, उच्चतम जीवन स्तर बनाए रखने की जो सामर्थ्यता थी उसको इन्होंने प्रकट किया है कि अनुकूलतम जनसंख्या जहाँ पाई जाती है वहाँ पर उच्चतम जीवन स्तर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो अनुकूल जनसंख्या है, अनुकूल जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड, अनुकूल जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड। कि किस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है, या किस कारक के आधार पर हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि यहाँ पर उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। देखिए क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष में जो निर्वासित जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या है या नहीं, इसका जो आंकलन है हम निम्न जो बिंदु हैं उनके माध्यम से करेंगे। फर्स्ट है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फर्स्ट क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जीएनपी। और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। किसी भी जो देश है उसकी जो सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है उसको बोलते हैं हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी। इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में कुल उत्पादन का जो आंकलन है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। कि किसी भी देश का जो क्षेत्र विशेष में जो कुल उत्पादन है उस उत्पादन का आंकलन क्या कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। और ऐसा माना जाता है जिसको अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक माना जाता है। लेकिन क्षेत्र विशेष में निर्वासित जनसंख्या में व्यक्ति विशेष की प्रति व्यक्ति आय के अंतर का ज्ञान इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें असमानता पाई जाती है। तो किसी भी देश का जो पैमाना है कि यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, उसके आधार पर उस देश का एक मापदंड है कि यह क्षेत्र कितना विकसित है या कितना विकसित नहीं है, कि यहाँ पर जनसंख्या और जो संसाधन है वह अनुकूल पाए जाते हैं या अनुकूल नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार, देखिए अगर अनुकूलतम जनसंख्या है, क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है, तो रोजगार की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए। कि हमारे पास संसाधन उतने हैं जितने क्या हैं हमारे पास जनसंख्या पाई जाती है। तो ऐसे में क्या पाया जाता है कि सभी के पास रोजगार होना चाहिए। तो बेरोजगारी की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या और जो संसाधन हैं उनमें एक अनुकूल अनुपात पाया जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए, सभी को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। यह अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड माना जाता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। कैंटिलोन ने क्या कहा था, उच्चतम जीवन स्तर। क्या कहा था, उच्चतम जीवन स्तर।
देखिए उच्चतम जीवन स्तर की अगर हम बात करें कि तीव्र आर्थिक विकास है, उच्चतम आय है, पूर्ण रोजगार प्राप्त क्षेत्र में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी क्या पाई जाती हैं, उच्च पाई जाती हैं। अगर सभी को रोजगार मिलेगा, तीव्र आर्थिक विकास होगा, उच्चतम आय होगी, पूर्ण रोजगार होगा, तो क्या लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का पाया जाएगा, उच्च जीवन स्तर पाया जाएगा। और कह सकते हैं कि हम उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति उत्तम स्वास्थ्य तथा सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था पर आधारित मानी जाती है। उच्चतम जो आय है, तो वहाँ पर जहाँ उच्चतम आय होगी वहाँ क्या होगा, उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं भी पाई जाएंगी तथा सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था भी पाई जाती है। जैसे जैसे हमारे जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है, हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं या जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं में बढ़ोतरी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि यूएसए में सर्वाधिक उच्चतम जीवन स्तर पाया जाता है और वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो विद्युत की खपत है वो भी विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं किसके माध्यम से करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से करते हैं, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो विद्युत का जो उत्पादन है वो क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए मापदंड होते हैं कि वहाँ का जो जीवन स्तर है वह किस प्रकार का पाया जाता है। जीवन स्तर में जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की बात करेंगे। क्यों? अगर आपको अच्छी आप सैलरी ले रहे हैं, उच्चतम आपका जीवन है, पूर्ण रोजगार है, उत्तम आपका स्वास्थ्य है, तो आप पैसा किस पे खर्च करेंगे, अपनी सेहत पे, अपने स्वास्थ्य पर। तो वही चीज़ कही गई है कि जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तब आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि हाँ पैसा कहाँ से आएगा, हम कैसे कैसे खर्च करें। लेकिन जब पूर्ण रोजगार वाली स्थिति होगी, अनुकूलतम स्थिति होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर जो स्वास्थ्य है कह सकते हैं वो उच्चतम पाया जाएगा और जो रोजगार की स्थिति है वह भी कैसी पाई जाएगी, पूर्ण पाई जाएगी। और दूसरा कह सकते हैं कि सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था पर यह आधारित होती है कि वहाँ पर सभी प्रकार की आपको जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध होंगी। क्योंकि उच्चतम जो जीवन स्तर है उसका प्रतीक क्या होती है, आपकी जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध होना। नेक्स्ट है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। 4 नंबर पर क्या है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग। देखिए अगर कोई किसी भी देश को विकास करना है तो वहाँ के जो संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। अगर जनसंख्या और संसाधन अनुकूल हैं तो उनका पूर्ण उपयोग होता है। इन्होंने यही कहा कि आधुनिकी जो प्रौद्योगिकी है उसकी सहायता से जो हमारे पास संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। क्योंकि नवीन संसाधनों की जानकारी, प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ हमें नवीन जो संसाधन हैं उनकी जानकारी होती रहती है तथा आवश्यकता अनुसार हम क्या करते रहते हैं, उनका उपयोग करते रहते हैं। देखिए अगर आप उनका पूर्ण उपयोग किस प्रकार से करेंगे, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है आप उसका उपयोग करेंगे, नवीन जो जानकारी है वो आपको उपलब्ध होगी जिसके माध्यम से आप जो संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनांकीय संरचना। जनांकीय संरचना आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर जो जनांकीय संरचना की कौन सी अवस्था पाई जाएगी, तीसरी या चौथी अवस्था पाई जाएगी। तो इन्होंने ये चीज़ कही है कि अनुकूलतम जो जनसंख्या है, आयु, लिंग आदि सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आयु, लिंग सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य संतुलन पाया जाता है। न तो जन्म दर अधिक पाई जाती है न मृत्यु दर अधिक पाई जाती है, जिसके कारण क्या पाया जाता है, जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम होती है। जनसंख्या वृद्धि इतनी ही होती है जिस अनुपात में उनके पास क्या पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं। और कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है लगभग स्थायी पाई जाती है। तो जनानिकीय संरचना की कौन सी अवस्था में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, तृतीय या चतुर्थ अवस्था में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाए जाते हैं, दोनों नियंत्रित होते हैं, दोनों में संतुलन पाया जाता है, दोनों कम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो जनसंख्या है वह स्थायी पाई जाती है। कि हमारे जो संसाधन हैं जिनका जितना उनका हम उपयोग कर रहे हैं, जितना हम उनके उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वह किस प्रकार की पाई जाती है, मुख्य रूप से स्थायी पाई जाती है, क्योंकि हमने जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को ही नियंत्रित कर लिया है। और लास्ट बात करेंगे प्रदूषण रहित विकास। प्रदूषण
रहित विकास। कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रदूषण कम से कम हो। देखिए कारण क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्र में जलवायु पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जहाँ अनुकूल जनसंख्या होगी वहाँ पर ये पर्यावरण प्रदूषण वाली समस्याएं बहुत कम पाई जाती हैं। टेलर महोदय थे, उनका ऐसा मानना था कि जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण या समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक उसको कायम रख सके। कि कहने का अभिप्राय ये है कि विकास इस प्रकार का किया जाए ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अगर हम किसी भी उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो इस अनुपात में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि उसका जो प्रदूषण है वो अधिक नहीं फैले, या उसका एक मानक निर्धारित किया जाना चाहिए कि इससे अधिक प्रदूषण इस क्षेत्र में नहीं फैलाना है, या उसके अनुपात में क्या पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो अनुकूलतम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रदूषण रहित विकास होता है। इसी अनुपात में विकास किया जाता है ताकि वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए। देखिए जनाधिक्य वाली समस्या आती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, लेकिन जो अनुकूलतम जनसंख्या वाली बात है वहाँ पर जो प्रदूषण रहित जो विकास होता है वह भी अनुकूलतम जनसंख्या के जो मापदंड है, निर्धारण के मापदंड हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर प्रदूषण अधिक होगा तो आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रदूषण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, प्रदूषण रहित विकास होना चाहिए, कि उसी अनुपात में होना चाहिए जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हम उद्योगों का विकास करते जा रहे हैं, इतनी अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण विश्व में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन अनुकूलतम जो जनसंख्या है उसमें जो विकास की बात कही गई है उसमें प्रदूषण रहित विकास की बात कही गई है कि आपको इतना ही विकास करना है ताकि जिससे मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वह उत्तम रहे और आप भी अपना विकास कर सकें। यह था हमारा अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड, जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रोस नेशनल क्या थी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, पूर्ण रोजगार होता है, उच्चतम जीवन स्तर रहता है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, जनांकीय संरचना और प्रदूषण रहित विकास। ये थे अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड, कि जहाँ अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। और जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो ये जो सुविधाएं हैं या ये जो मापदंड हैं इनमें क्या आने लग जाती है, गिरावट आने लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनाधिक्य वाली हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या की हमने बात की, अब हम बात करेंगे कि जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनाधिक्य पाया जाता है, वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं। जनाधिक्य आप सभी जानते हैं कि जनाधिक्य क्या होता है कि जनसंख्या का अधिक पाया जाना और उस अनुपात में जो हमारे संसाधन हैं उनमें कमी पाई जानी। जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं। जनाधिक्य के कारण उत्पन्न समस्याएं। प्रथम समस्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि। सही है, जनसंख्या अधिक होगी तो क्या है, उत्पन्न समस्या ही है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, निर्धनता तथा रोजगार साधनों का अभाव। निर्धनता तथा रोजगार साधनों का अभाव। तीसरी बात करते हैं, तीसरे नंबर पर है खाद्य समस्या तथा कुपोषण। खाद्य समस्या तथा कुपोषण। नंबर 4 पर है आवासीय समस्याएं। और लास्ट है इसमें एक पॉइंट और है नंबर 5, जिसमें निम्न आर्थिक विकास। निम्न आर्थिक विकास। देखिए
जनाधिक्य की जहाँ समस्या पाई जाती है, जनसंख्या अधिक और जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो उस अनुपात में, जिस भी अनुपात में देश विकास करना चाह रहा है उस अनुपात में देश विकास नहीं कर सकता है। जनसंख्या अधिक होगी तो निर्धनता की समस्या आएगी, रोजगार के साधनों की समस्या आएगी, खाद्यान्न की समस्या आएगी, खाद्यान्न की समस्या आएगी तो कुपोषण की समस्या आएगी, खाद्यान्न समस्या आएगी तो उसके साथ साथ आवासीय समस्या आएंगी। इतनी सारी समस्याओं से आप निपटोगे तो कोई भी देश किस प्रकार का विकास करेगा, निम्न आर्थिक विकास करेगा। इससे अधिक विकास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो समस्याएं हैं इनसे क्या रहेगा, वो ग्रसित रहेगा। इसलिए उस देश का विकास किस प्रकार का रहेगा, निम्न आर्थिक विकास उस देश में पाया जाएगा। बिल्कुल ईजी है, भेज दूंगी। कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है उस वजह से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जनसंख्या संसाधन संबंध। ठीक है, और अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किसने किया था, कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई करेंगे। और एक जेलेंस्की ने जो डेफिनेशन दी थी वो मुझे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।